निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज का क्लास हम लोगों का जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, जिसमें हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका डिस्कस पार्ट 1 कर दिए थे हम लोग। तो आज जो हमारा होगा वो होगा पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अच्छी तरह से सब क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो आप लोगों को आंसर करना है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझाऊंगा। इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ें होती है वो मैं बताऊंगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ जिन्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है उसे वो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, तो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, सब कोई पहुँच गए हैं? कोई सभी को गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ सीखने के लिए आकलन, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, क्या है, सीखने। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है लग रहा है। ओके, तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय। सिवाय मतलब इसको छोड़ के, सिवाय, केवल, अलावा, नहीं, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो इसे हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपको विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो सीखने के लिए आकलन, अगर हम लोग किसी चीज़ के सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, किसी बच्चे के लिए सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो 3 चीज़ें जो है पॉजिटिव है उसे रखना है और एक चीज़ें जो नेगेटिव है उसे नहीं महत्व देना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, किस तरह से बच्चे सीख रहे थे, ये तो क्या है, सही बातें हैं। दूसरा है विद्यार्थियों की क्षमताएं, बच्चे में क्या क्षमताएं हैं, इससे हमें पता चलेगा कि वो कितना इंप्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ें हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता, क्या चीज़ आवश्यकता है, अगर हम लोग अगर किसी का आकलन कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसे किस चीज़ का नीड है, ज़रूरत है, इस बात पर ध्यान है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, इसको ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर हम लोग सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं तो बच्चे गलतियाँ करेंगे, और जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तो उसे हम लोग सिखा नहीं सकते हैं, है ना। कुछ गलती करें उसे हम बताएंगे, समझाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो विद्यार्थियों की गलतियाँ कुछ सीखने के लिए ही होती है। अगर कोई बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उसे अगर सुधार करेंगे तो वो उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो इससे कम मत जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने 4 आंसर दिया सबका सही है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका आंसर 4 हो चुका है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप के सामने आ रहा है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा सब जवाब आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मतलब शिक्षकों के लिए क्वेश्चन है ना। एक सशक्त विद्यालय, मतलब जो एक्टिव अच्छा विद्यालय है, अपने शिक्षकों
में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? किसे सबसे अधिक बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है आपको स्मृति, मतलब उसका मेमोरी, याददाश्त। दूसरा है अनुशासित स्वभाव, वो डिसिप्लिन है या नहीं है बच्चों के प्रति या विद्यालय या प्रिंसिपल के प्रति। या दूसरे प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, मतलब प्रतिस्पर्धा कैसा है, वो कंपटीशन किस तरह से कर रहा है, वो टीचर से पढ़ाने में हो या किसी बच्चे को पढ़ाने में हो या किसी चीज़ को मेहनत करने में हो। चौथा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, वो परीक्षण किस तरह से कर रहा है, बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से कर रहा है। तो सबसे अधिक किसे महत्व देगा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, मतलब 3। तो जिन लोगों ने 3 दिया उसका 3 सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षक में अगर प्रतिस्पर्धा है किसी चीज़ को दूसरे शिक्षक से आगे बढ़ने की, या फिर बच्चों को अच्छे से सिखाने के प्रति, वो अधिक से अधिक ग्रो करेंगे। ताकि जब तक कंपटीशन नहीं हो, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक से, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से, है ना, सभी को लगता है कि मैं अच्छा से अच्छा जवाब दूं। और अगर एक अच्छा स्कूल वही होगा, वो वही टीचर को रिक्वायरमेंट करेंगे, उसी का नीड होगा कि जो जिसमें प्रतिस्पर्धा हो, काम के करने के प्रति, अच्छा पढ़ाने के प्रति, अच्छा स्किल डेवलप करने के प्रति, अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने के प्रति, सब में वो कंपटीशन भाव से और दिलो जान से काम करें। ओके, तो आपका सबसे अच्छा आंसर 3 है। तो जिन लोगों ने 3 दिया उसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फेस किया हुआ एग्जाम में, सेट बनाने में, क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छी तरह से बारीकी से आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको सभी ऑप्शंस दिखाता हूँ। दिख रहा होगा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। ओके, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन है आपका पहला, राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। फिर दूसरा है आपका, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने के योग्य नहीं है। तीसरा है, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मतलब जो। और चौथा है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो आप लोगों को मैं इसका ट्रिक बताया हूँ किस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए, बहुत का आंसर आने लगा है, बहुत बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आपका, कि जो मैडम है वो क्या कर रही है कि दोनों से क्वेश्चन पूछती है, राधिका से और मोहन से। तो राधिका क्या है, गर्ल है, और मोहन बॉय है, तो लिंग का चर्चा हो रहा है। और मोनिका जो मैडम है वो जैसे राधिका से क्वेश्चन पूछती है, वो तुरंत राधिका जवाब नहीं देती है, तो मोहन से पूछते हैं, और मोहन दूसरा प्रश्न पूछते हैं। जब उसे महसूस होता है मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रश्नों के शब्दों में बदल देती है, मतलब वो क्वेश्चन को बदल देती है, आसान क्वेश्चन कर देती है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? तो ये बस ये शो कर रहा है कि वो राधिका के बारे में ऐसा नहीं कि मोहन के बारे में ही क्योंकि, मतलब लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रही है, मतलब बॉयज को प्रायोरिटी दे रही है। तो ये जो कि क्या है, गलत है, आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो जिन लोगों ने 4 दिया, बहुत आदमी का 4 आंसर आया है, तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग किए हैं, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो जिसका 4 है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिंग भेदभाव को कभी भी हमें क्या करना, प्रायोरिटी नहीं देना है, बढ़ावा नहीं देना। ओके, चलिए, चाहे स्कूल हो या कहीं पे भी हो, आपके समाज में हो, आपके गांव में हो, आपके घर में हो, लिंग भेदभाव को कभी प्रायोरिटी नहीं देना। आप सब कोई समान है, सब बराबर हैं, सब कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, सभी को हक है सब कुछ करने का। इसलिए इस तरह का मानसिकता ना ही रखें, ना ही फैलने दें। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, जो लेट से भी आए हैं तो अभी आप लोग आंसर कर लीजिए, जो बचा हुआ आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। ओके, सभी को लाइव चैट करना है ना, और अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना मार्क्स किसको आया है। चलिए, ठीक है, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। विद्यालय में लिंग भेदभाव, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, मतलब जो भी स्कूल्स हैं
वहाँ पे लिंग भेदभाव से बचने का क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, मतलब कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम करने में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक, मतलब क्या लड़कियां ज़्यादा गाती हैं, तो ऐसा बात तो है नहीं, तो ये क्या है, रॉन्ग है, इसे आप लोग नहीं ले सकते हैं। दूसरा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब क्या हो गया, जो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण, मतलब जो टीचर्स हैं उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब उसे संज्ञान हो जाए कि जो भी लिंग भेदभाव मैं कर रहा हूँ या करता था, तो उसे संज्ञान हो जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए, और ये गलत है या सही है उसे इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद वो सही चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर बहुत हद तक सही मुझे लग रहा है, तो आगे का ऑप्शन देखने के बाद में मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें। तीसरा है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। पुरुष एवं महिला मतलब 50% अगर मेल है और 50% फीमेल है, तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्या कि 50% मेल और 50% फीमेल हो किसी भी स्कूल में, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये तो, और इससे कोई जो है लिंग भेदभाव को दूर करें, मैं 50% मतलब अपने स्कूल में गर्ल्स टीचर रखूँगा, 50% बॉय टीचर रखने के बाद भी अगर वो फिर भी लिंग भेदभाव हो रहे हैं तो उससे दूर नहीं हो पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। तीसरा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से अनुपालन करवाना। कोई नियम बनाएंगे नहीं, भेदभाव को नहीं पालन करना है, और नियम बनाना, कड़ाई से पालन करना, ये सब क्या है, डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन को अधिक तेजी से मनाना क्या होता है, वो रॉन्ग होता है। तो इस ऑप्शन को भी हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन आ रहा है। तो जिन लोगों ने 2 आंसर किया है उसका सही है कि शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, उसके बारे में ज्ञान हो जाए और वो सही ढंग से उसका अनुपालन करे और उसे दूर करने का प्रयास करे। ओके, तो बहुत का सही जवाब है सभी को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ हो रहा होगा सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से बनाएं, सीखें, आगे बढ़ें, भावी शिक्षक बने आप लोग। इस समस्या की घड़ी में भी आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। मैं 4 नंबर ऑप्शन को पूरा दिखाता हूँ, पहले आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए एक बार। 4 नंबर ऑप्शन थोड़ा सा हाइड हो गया है, कई क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं जूम करके बनाया हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई समस्या नहीं हो। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ तक है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ओके, ये चौथा ऑप्शन है आपका, आप लोग देख लिए हैं, फिर से क्वेश्चन देखिए। चलिए, बहुत का आंसर आने लगा है। ठीक है, वेरी गुड। आंसर सभी को करना है ना, गलत या सही बात की बात है। अगर आप लोग आंसर कीजिएगा तो आपको अपने दिमाग का टेस्ट करने में मौका मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, और आप अगर सही सोचे तो सही है, अगर गलत सोचे तो क्यों गलत हुआ, या फिर सही हुआ तो 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, उसका मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे जिस तरह का भी एग्जाम आपको क्वेश्चन आएंगे उससे आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा, सबका जवाब आ रहा है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब विद्यालय में नियमित उपस्थिति, मतलब जो रेगुलर जो अटेंडेंस नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, आप पहला है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, कि बच्चे स्कूल आए प्रतिदिन 5 रुपया मिलेगा, आप 5 रुपया जाकर डेयरी मिल्क खा लेंगे, टॉफी खा लेंगे, तो दिस इज नॉट मोटिवेशन, और ये काम भी नहीं करेगा। ओके, बच्चे सिर्फ 5 रुपये के लिए आएंगे, पढ़ेंगे या नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा है, आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटीज स्कूल में, जैसे कस्तूरबा विद्यालय के बारे में आप लोग सुनेंगे, बहुत सारे स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटीज हो रही है। तो इससे क्या होंगे, जो बच्चे मतलब स्कूल नहीं आ पाते या डिस्टेंस में है या आने में परेशानी हो रही है, तो अगर उसे हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी तो स्कूल कम से कम रेगुलर तो जरूर आएंगे और पढ़ेंगे भी। तो ये ऑप्शन बहुत हद तक पॉजिटिव लग रहा है। तो और ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में डिसीजन लूँगा। तीसरा ऑप्शन है आपका, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। मतलब कि अगर कोई गार्जियन बच्चे को स्कूल आने के लिए नहीं देते हैं, आपको बच्चा स्कूल नहीं आता है, एक कानून बनाएंगे, जो स्कूल नहीं आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, ये वो, तो ये भी दंड हो गया। दंड की बात तो करना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट और एक ऑप्शन है आपका छुपा हुआ है थोड़ा सा, कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त करना किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे लेकर आए। ये संभव है नहीं कि मतलब एक आदमी को नियुक्त करेंगे प्रत्येक दिन वो बच्चे को ले आएगा। तो ये जब तक बच्चे को ज़बरदस्ती लाएंगे और इस तरह से करेंगे तो बच्चे नहीं बात मानेंगे, और इतना संभव भी नहीं है। तो इस ऑप्शन को भी हम लोग पॉजिटिव नहीं मानेंगे। सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन 2 नंबर हो रहा है कि हम लोग क्या करना है, आवश्यक विद्यालय खोलना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ खोलना है, जिससे बच्चे वहाँ पे रहेंगे और आसानी से स्कूल आ सकेंगे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सबसे बेटर है। जिन लोगों ने इनका आंसर दिया है उसका सही है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है आपका, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। समावेशन मतलब इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय मतलब इस चीज को आपको नहीं लेना है, मतलब ये रॉन्ग है। तो जस्ट हम लोगों का क्या है बनाने का तरीका कि जैसे सिवाय है तो आपको 3 ऑप्शन पॉजिटिव चुनना, नेगेटिव ऑप्शन तो धरा जाएगा। तो पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना आसान होता है। तो क्षमता संवर्धन मतलब कि किसी की क्षमता को बढ़ाना, तो ये तो होता ही है। एक साथ सब बच्चों को पढ़ाएंगे तो सभी में जो भी क्वालिटी होंगे वो बढ़ेगा, तो ये बात तो बहुत अच्छी है। संवेदनशील बनाना, बच्चे को सहन शक्तिशील संवेदनशील बनाना, वो उस चीज़ को अच्छा से समझ पाए, संवेदनशील बनाना, तो ये भी अच्छी बात है। पृथक्करण, पृथक्करण नहीं होता है कभी भी। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होगी तो पृथक्करण को शामिल नहीं करता। पृथक्करण मतलब अलग करना, और अलग तो होता नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि सभी को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भूगोल हो, या किसी भी भाषा का हो, या तेज हो, है ना। तो सभी को एक साथ हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पृथक्करण अलग करना है, तो ये चीज़ को हम लोग नेगेटिव लेंगे। और अभिभावकों की भागीदारी भी होती है कि अभिभावक भी भागीदारी दे। तो आपका ये 3 ऑप्शन क्या है, सही है, और एक ऑप्शन पृथक्करण गलत है। जिन लोगों ने 3 दिया है उसका सही है, तो 3 आपका सबसे बेटर आंसर हो जाएगा। ओके, पृथक्करण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी को दिख रहा होगा। सीटेट में क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो आपको केयरफुली सभी क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छी तरह से और उसका आंसर करना है। ओके, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, सबको आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ये सह शैक्षणिक क्षेत्रों, सह मतलब सहायक, शैक्षणिक मतलब जो भी शैक्षणिक सेक्टर है, तो मतलब कि गैर शैक्षणिक सेक्टर हो गया। सह शैक्षणिक का मतलब गैर शैक्षणिक, मतलब जहाँ जो शैक्षणिक से जुड़ा हुआ नहीं फिर भी शैक्षणिक क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, तो उसे सहायक बोलते हैं। ठीक है, तो सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन मतलब जो एजुकेशन सेक्टर में जो परफॉर्मेंस होता है तो बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, मतलब कि किस तरह से हम उसे बढ़ा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है, यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, मतलब कि
यह सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित नहीं कर सकता, सब में सब कुछ शामिल हो ऐसा कोई बात नहीं है। कि अगर गैर शैक्षणिक सेक्टर है वो भी सपोर्ट करे शैक्षणिक सेक्टर को, ये कब हो सकता है? इस औचित्य बढ़ाने स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर हम करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करें? तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। दूसरा है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। मतलब जो हाथ से कुछ करते हैं उसे सम्मान करता है। हैंड क्राफ्ट अलग अलग चीजें, सम्मान करने से काम नहीं चलेगा। तीसरा ऑप्शन है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है इस चीज को सुनिश्चित करता है। ये बात में दम है। क्यों दम है मैं बताता हूँ। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है कोई स्कूल में, जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो देख रहे हैं क्या कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है, ठीक है, और उस बच्चा में एक गुण मैं देख रहा हूँ कि गजब का वो सिंगिंग करता है। 15 अगस्त को हम लोग जब स्कूल में प्रोग्राम करवाए थे, देखे कि मोहन जो है बहुत कमजोर है बहुत सारे विषय में, लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो ये क्या हो गया, गैर शैक्षणिक क्षेत्र हो गया, जिस सेक्शन से कम मतलब है। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उसका व्यक्तिगत भिन्नताओं का संतुष्ट करता है, उसे ये सपोर्ट करता है। तो आपका 3 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है इसमें। चौथा है यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से जो मतलब कि आपको समाप्त होने वाले कम महत्व वाले जो विद्यार्थी हैं उसको प्रतिपूरक भेदभाव नीति को अनुगमन करता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपका सबसे बेटर आंसर क्या है, 3 है। तो जिन लोगों ने 3 दिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग बहुत बार देख चुके हैं कि सह शैक्षणिक जो भी होता है वो एजुकेशन से अलग होता है और एजुकेशन सपोर्ट करता है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंस को संतुष्टि भी करता है। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। चलिए, तो बहुत लोगों का सही जवाब आया है, और जिन लोगों का नहीं भी आया है तो वो इस चीज़ को सीख लें, समझ लें, ठीक है ना। और गलत सही तो होता रहेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे, और सही हुआ तो किस तरह से और बेटर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय चाहिए कि, अगर पोर्टफोलियो को मैं बता जाऊँ कि पोर्टफोलियो से क्या करते हैं हम लोग, किसी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि उसका इम्प्रूवमेंट बेटर कर सके। किसी सेक्टर में कमज़ोर है या किसी के बारे में जानकारी नहीं है या तेज़ी से नहीं सीख पाता है, कमज़ोर है, तो इस सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से हमें उसे इम्प्रूव करने में आसानी होती है। उसका रिकॉर्ड एक रखते हैं हम लोग, वही चीज़ है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें सामग्री का चयन करते समय क्या क्या आवश्यकता होती है सबसे अधिक, विद्यार्थियों और बहिष्करण। मतलब विद्यार्थियों की तो आवश्यकता हो गई, क्या जब हम जिसका पोर्टफोलियो बनाना तो स्टूडेंट का तो होना जरूरी है। और बहिष्करण, बहिष्कार किस चीज़ का कर रहा था, ये बहिष्करण बेटर नहीं है। दूसरा है अन्य शिक्षकों और समावेशन, अदर टीचर्स ने क्या क्या रिपोर्ट दिया है और उसको समावेशित करना, उसे मिलाना। ये बात थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो सभी टीचर पोर्टफोलियो बनाएंगे ही, कोई ज़रूरी नहीं है। मे भी अगर मैथ्स में कोई बच्चा कमजोर है तो मैथ्स से रिलेटेड हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो दूसरा टीचर दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो अन्य शिक्षकों का कितना हद तक हेल्प करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है, जो समावेशन करेंगे जो हम लोग, वो विद्यार्थियों का और विद्यार्थी होना चाहिए और उस चीज़ का समावेशन होना चाहिए, किस चीज़ में हमें इम्प्रूव करना है। तो विद्यार्थी और समावेशन सबसे बेटर ऑप्शन है। तो 23 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। जिन लोगों ने 3 दिया उसका सही है। और अभिभावकों एवं समावेशन, अभिभावक का होना और समावेशन, अभिभावक को लेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसे लेंगे और कुछ समावेशन भी करेंगे, उससे शामिल भी करेंगे। ये बातें भी है, लेकिन सबसे बेटर हमें क्या करना है, जब भी किसी चीज़ का समावेशन करेंगे हम उसमें स्टूडेंट्स का प्रायोरिटी देना है, स्टूडेंट्स किस तरह से हैं, और उसे
समावेशित करना है, उसे डाटा को, उसके इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें एक डाटा तैयार करना है। तो इसमें स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस है और समावेशन का इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये देखना है कि इसमें किस चीज़ को शामिल किया जा सकता है। तो 2 चीज़ों को शामिल करेंगे, विद्यार्थी और समावेशन, क्योंकि 3 नंबर ऑप्शन है, जिन लोगों ने 3 दिया उसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के आ गया है, तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं ऑप्शन को फिर नीचे स्लाइड करके दिखाऊंगा आप लोगों को। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, चौथा ऑप्शन फिर से दिखा दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो देखिए आ जाए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से अंतः विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अनुदेशन मतलब क्या होता है आपका? इंस्ट्रक्शन होता है, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषयी अनुदेशन का क्या लाभ सबसे बेटर है। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। पहला है कि अंततः अलग अलग विषयों को मिला के किसी चीज को अनुदेशन करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे क्या लाभ होगा इस चीज को, मतलब कि समावेशी करके, मतलब कि अंतः विषय का साथ अंतः संबंध अलग अलग विषय को पढ़ाने में, जो कहते हैं साइंस में ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र साथ ही साथ साइंस भी मिला के पढ़ाते हैं, या मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कुछ इतिहास, पैथागोरस के बारे में जानते हैं, तो सब विषय एक दूसरे से कोरिलेट है। इससे क्या सर्वोत्कृष्ट लाभ है, तो सबसे अच्छा लाभ जिसमें है उसे देखते हैं। विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों, क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, ये भी आपका ऑप्शन है। उसके बाद है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, कि हम लोग जो पाठ योजना बनाएंगे उसमें अधिक लचीलापन भी मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने का अवसर देते हैं, ये बहुत हद तक बेटर ऑप्शन है। और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 4 नंबर ऑप्शन देखिए। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या मतलब कैरिकुलम में संबोधित किया जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। कम संभावना नहीं, अधिक संभावना होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सबसे बेटर जो ऑप्शन होगा आपका इसमें क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। तो जिन लोगों ने 3 दिया है उसका सही है, कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सम्मानित करने का अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका ये हो गया। T24 आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं इसको हम लोग, है ना। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं। डैश के अलावा, यहाँ अलावा पूछना मतलब इसको छोड़ के, एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आपको छोड़ना है। ओके, देखते हैं। मुक्त खेल के लिए समय देना, मतलब मुक्त खेल, ओपन खेल के लिए समय देना। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाता है, मतलब कि उसको नहीं लेना है। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर प्राप्त करना, ये भी अच्छा बात है कि जो क्रिएटिविटी चिंतन करना है उसे अवसर देना है। तीसरा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। परिपूर्णता मतलब जब कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो वो अच्छा ही करेगा, इसका एक्सपेक्टेशन करना, इसका ऐसा अनुमान लगाना, ये क्या है, गलत। कि अगर हम किसी बच्चे के बारे में बोले हाँ तुम तो 100 में 100 ही लाओगे और वो नहीं लाया, तो खराब लगेगा हमको, हमसे बेसी उसको खराब लगेगा कि सर तो बोले थे हमको 100 में 100 लाएंगे, अब 100 नंबर नहीं आएगा। अब ऊपर
है ना, टेंशनलाइज होगा, उससे प्रेशर बर्डन बढ़ जाएगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है, तो इसे आपको नहीं लेना है। तो 3 नंबर आपका क्या होगा, गलत हो रहा है। चौथा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, ये तो क्या है, सही बात है। तो 3 नंबर आपका गलत, और जिन लोगों ने 3 दिया है इसका आंसर क्या है, सही है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह क्लास पे करके समझेंगे तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और जो स्टूडेंट्स में आज नए हैं या नए आप लोग इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी नया नया वीडियो आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, सभी को कवर कर रहे हैं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर करें, जिससे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे हम लोग कंटेंट्स इसे लाएं। ओके, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का आंसर आना शुरू हो चुका है। देखते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। वे शिक्षार्थी जो सीखने वाले हैं, जो समृद्ध ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान, और शैक्षणिक दक्षता मतलब शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। नैपुण्यता अभिविन्यास, नैपुण्यता मतलब क्या होता है, मास्टरी। अभिविन्यास मतलब होता है ओरिएंटेशन, उसमें नैपुणता अभिविन्यास होता है। ये बात अच्छा लग रहा मुझे। और आगे ऑप्शंस देखते हैं। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, उसमें निष्पादन करने का, निष्पादन मतलब आपको पहले बता चुके हैं परफॉर्मेंस, उपागम मतलब अप्रोच होता है, अभिविन्यास मतलब आपको बता दिए ओरिएंटेशन। तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास ऐसा नहीं है। निष्पादन परिहार अभिविन्यास ये भी नहीं है आपका। कार्य परिहार अभिविन्यास ये भी नहीं, कार्य परिहार अभिविन्यास भी नहीं होगा। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपने से वे जो है मतलब अच्छा ज्ञान, समृद्ध ज्ञान बता रहे हैं। शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि मुझे अच्छा सीखना है और बहुत अच्छा बात जान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में क्या है, नैपुणता है, मतलब मास्टरी है किसी भी क्षेत्र के बारे में। और वो क्या है, ओरिएंटेशन, मतलब कि आपका मास्टरी, मास्टरी ओरिएंटेशन है। तो 3 नंबर जो 26 का है वो 1 नंबर सबसे अच्छा आ रहा है कि उसमें क्या है, नैपुणता मतलब मास्टरी है, अभिविन्यास है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो समृद्ध ज्ञान हो या शैक्षणिक दक्षता के बारे में। ओके, तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, सभी को धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आया होगा, बहुत तरह का आंसर बहुत जगह मिलता है आपको, तो हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद आंसर को देंगे, ताकि आपका आंसर परफेक्ट हो, है ना। बहुत का आंसर आना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। वेरी गुड। देखिए, प्राथमिक कक्षा प्राइमरी स्टेज में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अच्छा वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट हो। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, कि सब बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब जो होता है वो करना चाहिए। इससे अच्छा माहौल होगा, होगा क्या, हो भी सकता नहीं भी, लेकिन उतना बेटर नहीं होगा। विभेदन नहीं करना चाहिए, करा क्या, विभेदन नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य। देखिए, विभेदन, भेदभाव नहीं करना चाहिए, यहाँ तक बात आपका सही है, लेकिन और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना ये गलत है।
कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा भूगोल है, एक ही क्लास में। कोई बच्चा जल्दी से कुछ सीखता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है। तो दोनों के लिए अगर हम समान लक्ष्य निर्धारित करेंगे, एक ही काम करो, तो बोर हो सकता है। हो सकता है वो बच्चा अधिक जान रहा है, उस चीज को जान रहा है, उसे हम क्यों बताएंगे एक चीज को, है ना। कोई बच्चा एबीसीडी जान रहा है, कोई बच्चा नहीं जान रहा है। जो नहीं जान रहा उसे एबीसीडी लिखने के लिए, जो जान रहा है एबीसीडी से कोई वर्ड बनाने के लिए देंगे ना। तो एक ही चीज को देंगे तो वो बोर फील होगा। तो ये चीज नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में यहाँ पे गलत हो रहा है, तो 2 नंबर गलत है और 1 नंबर भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देना। बच्चे का समूह गतिविधियां कर रहे हैं के दौरान समाज मिति के आधार पर, मतलब अपने समाज मिति किस तरह से उसे कहाँ पे पसंद पड़ता, उसके आधार पर समूह बनाने की अनुमति देंगे। अगर वो ग्रुप बनाना चाह रहा है तो उसे समूह बनाने की अनुमति देंगे। बहुत सारा बुक ये आंसर दे रहा है सदैव गति, लेकिन इससे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा कि अगर सभी बच्चे को जरूर समूह बना रहे हैं और हमें क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए अलग अलग समूह बना करके ही क्या लाभ होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर उतना बेटर नहीं हो रहा है आपका। 4 नंबर देखते हैं, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाएं चाहिए, मतलब पॉजिटिव एंडिंग, मतलब ऐसा कोई स्टोरी सिखाएं जिससे बच्चे मोरालिटी को भी सीखे और कुछ अच्छा पॉजिटिव ज्ञान भी मिले। इससे बच्चे का जो ध्यान भटक रहा है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं हो रहा है, उसका ध्यान एक जगह जाएगा और उसका दिमाग कंसंट्रेशन होगा और वो बाद में उसको पढ़ पाएगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा। अगर किसी बच्चे को आप कहानी सुनाएगा तो उसका अट्रैक्शन हो जाएगा और उसे सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है उसे। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर सबसे अच्छा हो रहा। जिन लोगों ने 4 दिया उसका बेटर सही है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार ईवीएस में भी आया है, सीडीपी में भी आया है, तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। जो हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे, इससे जो हमारा 30 मार्क्स आता है एग्जाम में सीटेट में, इससे 30 मार्क्स नहीं, हमारा 60 मार्क्स और जो 90 मार्क्स इससे हमारा बन सकता है। इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि जितना भी विषय का जो आपका शिक्षण शास्त्र पेडागोजी है, वो सब सीडीपी से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। ओके, तो हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो आपको आई होप बहुत ही प्रॉफिट होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और आप लोग खुद आप बताइएगा कमेंट करके कैसा आप लोगों को लग रहा है लाभ। चलिए, सबका आंसर आना शुरू हो चुका है, तो इसको देखा जाए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होगी? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार और मेरा मित्र। बताइए आप ही लोग क्या होगा। वेरी गुड, ईवीएस में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, और आप लोग बहुत देखेंगे नर्सरी से मनोहर पोथी से जो किताब होता है उसमें रहता है ना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तो मेरा परिवार, है ना। तो सबसे बेटर क्या होगा? मेरा परिवार। क्योंकि क्यों होगा, इससे पीछे नहीं जानना जी। क्या है कि नर्सरी बच्चा सबसे स्टार्टिंग क्लास होता है, तो वहां पे बच्चा पड़ोस के बारे में, विद्यालय के बारे में या मेरे प्रिय मित्र के बारे में उतना नहीं जानता जितना अपने परिवार के बारे में जानता है। दादा दादी, पप्पा मम्मी, भाई बहन, इसके बारे में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन मिलता है उसे। और कोई भी पढ़ाई को शुरू करने से हमें उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, इस बात को आपको पता है। तो अपने परिवार के बारे में जानना, उससे इंटरेक्ट करने से उसे अधिक लाभ होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड करके नीचे वाला ऑप्शंस को दिखा दूंगा। आप लोग 2 ऑप्शंस पहले पढ़ लीजिए। ओके, एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ये क्वेश्चन को आप लोग। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों, जो गलतियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों का सुधार जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तीसरा ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। और प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो आप लोग देख लिए सब ऑप्शन। चलिए, आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं एक बार बताता हूँ आपको। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आने लगा है। देखिए, बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यहाँ पे इस चीज को देखिए, स्वयं बच्चों द्वारा, मतलब जो बच्चा गलती कर रहे हैं उससे वो गलती सुधार सकते हैं, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये बात बहुत हद तक सही है।
क्यों? अगर कोई बच्चा गलती करता तो उसे बताएंगे तो वो कैसे जानेगा वो गलती कर रहा नहीं करता? उसे हिंट्स देंगे, उसे हेल्प कर सकते हैं और तुरंत नहीं बता देंगे आंसर। दूसरा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, जैसे कहता शिक्षक शिक्षा व्यवस्था असफल है। देखिए ये भी ऑप्शन आपका बहुत बुक आंसर देता है, बहुत जगह बताया गया होगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन वेरिएशन होता है। 3 और 4 तो है ही नहीं, 3 और 4 मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक शिक्षक का प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अंततः पाठ्यक्रम पूरा होगा। इससे कोई पाठ्यक्रम पूरा हो नहीं हो, आपको त्रुटि को देखना है। चौथा, प्रत्येक त्रुटि सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा था, एक शिक्षक के तकने वाला होगा। ये भी बात गलत है। तो देखिए सबसे अच्छा आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बैठ रहा है वो ये है, शिक्षक कक्षा कक्षा में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था खराब है। ये बात भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक चीज बताइए, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, अगर उसे तुरंत हेल्प कर देंगे तो वो त्रुटि को जरूर है कि नहीं करेगा, उसे ट्राई करने देना चाहिए। तो 1 नंबर सबसे बेटर है साइकोलॉजिकल ढंग से भी। तो जिन लोगों ने 1 इसका आंसर दिया उसका सही है। ओके, तो आप लोगों को 1 लेके चलना है। ओके, चलिए वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, आज का अंतिम क्वेश्चन। आई होप आप लोग से भी आंसर अच्छा दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, उसके बाद आंसर कीजिए। तो देखते हैं निम्नलिखित में से चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विशेषता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का समानतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। देखिए आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, ये एक टाइप है आपको सॉल्व करने का प्रॉब्लम को। उसमें जो भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंट संकेत दिए हुए रहते हैं। आपको देखिएगा मैथ्स में भी आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में जब नहीं बनने लगता, कुछ टफ होता है, कुछ नया रहता है, तो उसके नीचे में कुछ संकेत दिया रहता है, कुछ वैल्यू ऐसे ऐसे करना है जहाँ पर उसे कोई आप लोग बना सकते। तो ये पर्सनल क्वालिटी होता है कि उसमें कुछ संकेत रहते हैं, तो इसमें कुछ सोचना नहीं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 1 दिया उसका सही है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आया। तो आप लोग जरूर सब कोई कमेंट कीजिए किसी को कितना मार्क्स आया, और आई होप आप लोगों को इससे लाभ हो रहा होगा। तो आप लोगों को और क्या सुधार चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताएं। सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सभी को धन्यवाद। अच्छा से पढ़िए और टेंशन फ्री रहिए। ओके, गुड नाइट, बाय।